Hello students, welcome everyone. So class 10th students, we are continuing with the chapter triangles. In our last lecture, we discussed the property proof of the Pythagoras theorem and the converse of the Pythagoras theorem. Both are the important property for the examination as a proof. दोनों क्वेश्चंस दोनों थ्योरम्स एग्जाम में प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है. कैसे किया जाता है वो आपसे डिस्कशन कर चुके हैं, समझा चुके हैं. Now in this class we will continue with the question. We will do the questions based on the property of the Pythagoras and the converse of the Pythagoras. So without wasting the time, write the question first. Question first के लिए आप लोग ये फिगर ड्रॉ कीजिए. फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप लोग. क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है और इसमें आपको ये लिखा हुआ है, इन फिगर ABC is a right triangle at angle B is equal to 90 degree and BD perpendicular AC. In figure ABC is a right triangle at angle B is equal to 90 degree and BD perpendicular AC. फिर आगे लिखे, if AD is equal to 4 सेंटीमीटर, AD का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, एंड CD is equal to 5 सेंटीमीटर, find AB and BD. Find AB and BD. ये है आपका क्वेश्चन. तो देखिए, नॉर्मली अपने जब इस टाइप के क्वेश्चंस की कैलकुलेशंस करते हैं राइट ट्राइंगल्स के लिए, तो राइट ट्राइंगल्स के जब क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं एग्जाम के अंदर फॉर 1 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, क्योंकि राइट एंगल होता है. तो वहां पे पाइथागोरस पे आपने बहुत से ऐसे क्वेश्चंस परफॉर्म किए हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जहां पे अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके टू साइड्स गिवन है और थर्ड साइड को कैलकुलेट करते हैं. लेकिन पर्टिकुलर अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या फेस होगा कि यहाँ पे AD का वैल्यू तो आपके पास में गिवन है 4 सेंटीमीटर और CD का वैल्यू आपके पास में गिवन है कितना, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. AD गिवन है, CD गिवन, उसके अलावा कोई भी साइड, कोई भी इंफॉर्मेशन और कुछ गिवन नहीं है. राइट एंगल है, राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, AB कैलकुलेट करना है और BD कैलकुलेट करना है. तो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चंस है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि पाइथागोरस में एक साइड से दो नोन थोड़ी कैलकुलेट होते हैं, और दो नोन तब कैलकुलेट होते हैं जब या तो दो रिलेशन बनते हो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है. तब यहाँ पे आपको सीधे तरीके से आना होगा थ्योरम नंबर 6.7 पे, जो आपको प्रूफ करवाया गया था. कौन सा, बार बार स्टेटमेंट अब एक बार मैं और बोल देता हूँ क्लास में, फिर वापस से यूज नहीं करूंगा स्टेटमेंट को. थ्योरम 6.7 में आपने स्टडी किया था, इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of the right angle of a right triangle, then the triangles on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and similar to the each other. ये प्रॉपर्टी आपने सीखा था. अच्छा, या तो ये पूरा थ्योरम लिखो पेपर में और सीधा ट्राइंगल स्क्वायर कॉन्वेंट लिख के नाम लिख दो, सिमिलर लिख के नेम लिख दो. अच्छा, AB कैलकुलेट करना है, तो AB के लिए आपको पता है कि इस ट्राइंगल के अंदर AB साइड है, सो ट्राइंगल जिस साइड AB को आपको कैलकुलेट करना है, तो इस AB के लिए ABD ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल आपको पता है सिमिलर किए जाते हैं, लेकिन उनका नेमिंग कैसे लिखता है वो भी आपको समझना होगा. तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपके सामने सबसे पहले आपको इन्हीं ट्राइंगल स्क्वायर को सिमिलर करना होगा. और देखिए, मैंने तो आपको लिखवा रखा है, नेमिंग करवा रखा है. इस स्मॉल ट्राइंगल और इस होल ट्राइंगल में एंगल A आपका कॉमन एंगल है, स्मॉल ट्राइंगल में राइट एंगल D पे है और थर्ड वर्टेक्स B है. इसके कॉरेस्पॉन्डेंट जो दूसरा ट्राइंगल जो सिमिलर लिखा जाएगा इसके साथ, कॉमन एंगल A है, विद ट्राइंगल का राइट एंगल B है और C है. तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, एक बार और लिख के बता देता हूँ थ्योरम्स के लिए जो आपने लिखा था.
एंगल ए और एंगल ए कॉमन, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट सिमिलर लिख के सीधा थ्योरम 6.7 लिखेंगे जब भी नेक्स्ट आगे किसी क्वेश्चन में यूज करेंगे। एडीबी में एंगल डी 90 और एबीसी में एंगल बी आपका 90 डिग्री, दोनों में राइट एंगल गिवन है। सो वी कैन से ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी by the property of angle similarity criteria. Is it clear? Now after that ADB similar ABC अगर आप ये लिखते हैं एंगल से, तो therefore अब आपको AB कैलकुलेट करना है, तो उस दिन भी बताया था कि AB कैलकुलेट करना है तो रेशियो में आपको AD अपॉन AB, और इधर भी रेशियो में AB अपॉन, इधर अगर AB लिखेंगे तो इधर से आपको AC लिखना होगा। अच्छा, वैल्यूज पे अगर बात करें तो AD वैल्यू आपके पास में दे रखा है 4, AB का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, AB का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और AC का जो वैल्यू है फिगर में आप देख सकते हो, AC का वैल्यू हो गया आपके पास में 9। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया AC इज इक्वल टू AD प्लस CD, तो AD 4 है, CD 5 है, तो AC का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने AC के प्लेस पे 9 पुट कर दिया। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB इंटू AB स्क्वायर, 9 4 सा 36। जब राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो वहां पे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सीधा √36 में नेगेटिव साइन नहीं लेके भी सीधा कर सकते हैं, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB का लेंथ आपके पास में फाइनली क्वेश्चन में कैलकुलेट करके आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आपका जो मिसिंग पार्ट है वो BD है, तो यहां से आपके पास में जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या बेटा कि यहाँ पे जो आपको BD कैलकुलेट करना है, तो इस BD कैलकुलेट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं। देखिए इधर, क्योंकि इस ट्राइंगल ABD के अंदर राइट एंगल D पे, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। BD कैलकुलेट करना है, AD और AB मालूम है, तो अब मैं यूज कर रहा हूँ पाइथागोरस। दोनों प्रॉपर्टी यूज करनी आनी चाहिए आपको। इन ट्राइंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय विच प्रॉपर्टी वी विल यूज हियर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को पता है कि राइट एंगल अगर D पे है तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास में 6 का स्क्वायर है, AD का वैल्यू आपके पास में 4 का स्क्वायर है, BD स्क्वायर कैलकुलेट करना है। BD स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 60, 36 माइनस 60 आपका 20 हो गया, 20 का आपने रूट किया तो √20 का सॉल्यूशन 4 into 5, 4 से रूट बाहर आके 2√5, and no need to change into the decimal, so BD value is 2√5 centimeter. Is it clear to everyone? अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास में, यहाँ पे तो फिलहाल आपको इसी प्रॉपर्टी से वर्क करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। किस प्रॉपर्टी से वर्क करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। इसके अलावा अगर आप सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से ही करना चाहते हैं तब भी आपके पास में ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। मैं अल्टरनेट एक और आपसे एक्सप्लेन कर लेता हूं, उसकी प्रैक्टिस आप खुद घर पे कर लीजिएगा। देखिए इधर आपने थ्योरम 6.7 से बाय थ्योरम 6.7 अल्टरनेट करके बता रहा हूं, BD को कैलकुलेट करने के लिए आप पाइथागोरस के अलावा क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट बाय थ्योरम 6.7। तो थ्योरम 6.7 में आपको ये पता है कि दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। वो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दो तो बार बार सिमिलर प्रूफ करने की जरूरत नहीं, तो दोनों स्मॉल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अच्छा, दोनों स्मॉल ट्राइंगल सिमिलर, नेम लिखने का तरीका क्या था, एंगल A से स्टार्ट किया, राइट एंगल D पे गए और थर्ड वर्टेक्स B पे, तो वापस से जो इसके साथ सिमिलर होता है वो वापस से B से स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल D पे है और C पे। ये होता है बाय थ्योरम 6.7, जो स्मॉल ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये स्मॉल ट्राइंगल्स अगर एक दूसरे के साथ सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। BD कैलकुलेट करें ना, तो इसके लिए ये जो स्मॉल ट्राइंगल AB कैलकुलेट करना होता है तो ये ट्राइंगल और होल ट्राइंगल, BC कैलकुलेट करना होता है तो ये ट्राइंगल और होल ट्राइंगल। ये तीन टाइप के रिलेशन अपने को याद रखने। तो इसमें अगर BD कैलकुलेट करना है तो यहाँ से BD अगर लेना होगा तो यहाँ पे AD का रेशियो लेना होगा BD के साथ CP/ST से, और यहाँ पे BD को अगर लिखना है तो यहाँ पे DC या CD को लेना होगा। तो अब आप खुद बताइए, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट DC, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है 4, DC कितना है 5, कितना हुआ समझ में आ रहा है, BD स्क्वायर 20 हुआ। BD स्क्वायर अगर 20 है तो BD कितना हुआ √20, दैट इज 2√5 सेंटीमीटर। तो आप पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थ्योरम 6.7 का सिमिलरिटी प्रॉपर्टी भी यूज करके क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब भी कोई क्वेश्चन राइट एंगल वर्टेक्स से जब भी आप हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी फिगर के अंदर या कोई फिगर दे रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को सॉल्व करते समय, दैट द ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू द होल ट्रायंगल. Now with the same concept, write the next question. Next question लिखे, triangle ABC is an isosceles triangle. Triangle ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC. इसमें भी एक कंडीशन दे रखा है, if AB square is equal to twice of AC square, if AB square is equal to twice of AC square, prove that triangle ABC is an prove that angle ABC is a right angle. एंगल ABC को आपको राइट एंगल प्रूफ करना, ठीक है. ABC is an isosceles triangle with AC equal to BC. If AB square equal to AC square, then prove that angle ABC is a right angle. तो एंगल ABC राइट एंगल कब होगा? जब वो राइट ट्राइंगल होगा. अच्छा, राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए कंडीशन क्या होता है अपने पास में? अपने मानते हैं कि जो आइसोस्केलेस बना रहे हैं उसको राइट एंगल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि AB और AC और BC तो आपस में इक्वल है. AC और BC अगर आपस में इक्वल है, थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, AC और BC अगर आपस में इक्वल, तो यहाँ पे नेमिंग में आप ABC जगह लिखिए प्रूव दैट एंगल ACB इज अ राइट एंगल. यहां से समझिए, यहाँ पे AC साइड और BC साइड आपस में इक्वल है. साइड AC और साइड BC का वैल्यू क्वेश्चन में इक्वल दे रखा है, तो डायग्राम में मैंने AC और BC को इक्वल शो कर दिया. AB स्क्वायर का रिलेशन दे रखा है, वो यूज करेंगे, और ACB को राइट एंगल प्रूफ करना है, एंगल ACB. तो किसी भी एंगल को अगर राइट एंगल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब पहले उसमें कौन सी प्रॉपर्टी, पाइथागोरस या कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होना चाहिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस. और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस आपको क्या बताया गया था? स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. तो सॉल्यूशन के अंदर अपने क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC वी हैव, जो दे रखा है अपने को वो तो अपने पास में क्या है? इन ट्राइंगल ABC वी हैव AC इक्वल टू BC. इसको अगर कहीं पे भी यूज करना होगा तो इक्वेशन 1 करके यूज करेंगे. एंड एक रिलेशन तो ये दे रखा है, एक आपको दे रखा है क्या? दूसरा रिलेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास में है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर. अच्छा, ये रिलेशन जो दूसरा है ये भी आपके पास में गिवन ही है, तो इस गिवन रिलेशन को क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे? देखिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर AC स्क्वायर का ट्वाइस है तो ट्वाइस का मतलब आई थिंक 2 टाइम्स ही होता है एडिशन के अंदर, तभी ट्वाइस बनता है. इक्वेशन 1 से AC और BC आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और जो सेकंड नंबर पे AC है उसको आपने BC से रिप्लेस कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1. तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो बाय कन्वर्स ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये ही उस स्टेटमेंट के लिए बनता है, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कैसे लग रहा है? स्क्वायर ऑफ इन अ ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अनदर टू साइड्स. अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, सो बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल ACB is equal to 90 डिग्री. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से जो फर्स्ट साइड है जिसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, उस
फर्स्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होता है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। और राइट एंगल प्रूफ होने का मतलब दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल प्रूफ करना हो या राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना हो एक ही बात है अभी फिलहाल। बाकी राइट एंगल प्रूफ करना वैसे लीनियर पेयर और इन सब को इंटीरियर से भी होता है, तो राइट एंगल या राइट ट्राइंगल वैसे सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि राइट ट्राइंगल भी अगर प्रूफ करना है तो उसमें एंगल ही तो 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। कोई भी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कब होता है? व्हेन वन ऑफ इट्स एंगल वैल्यू इज 90 डिग्री। ओके, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड लिखे, इसी पाइथागोरस पे बेस्ड है। प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ sides of a rhombus, sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. Prove that sum of the square of sides of rhombus, किसी भी rhombus के squares का जो sides होता है, prove that the sum of the squares of sides of rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. तो देखिए यहाँ पे अब पाइथागोरस का यूज कैसे होता है। rhombus का स्ट्रक्चर इस तरीके से काइट शेप वैसे भी बनाते हैं और रोम्बस का स्ट्रक्चर नॉर्मल इस तरीके से भी बनता है। बस कंडीशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है, मतलब ये तो कोऑर्डिनेटर शेप ऐसा है जो किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी किसी तरीके से काम हो सकता है। तो उसके लिए उसके डायगोनल्स प्रॉपर्टी को याद करना बहुत जरूरी है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, डायगोनल्स में जो जो प्रॉपर्टीज है वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो अगर ये आपका रोम्बस स्ट्रक्चर है तो इतना तो सबको पता होता है, इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये कहना चाह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल इट्स साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ये पॉइंट आपका हुआ। तो बात ये है कि स्क्वायर के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी अब जिसको नहीं पता है वो इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्क्वायर के डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या होता है वो आप यहां पे देखिए, मैं लिख रहा हूं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकते। वी नो दैट, अब नहीं भी पता है तो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है। कई बच्चे कहते हैं सर मैं तो जानते ही नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यही हुआ कि जो ओ ए पार्ट है वो ओ सी पार्ट के इक्वल है, यस और नो? जो ओ ए पार्ट है वो ओ सी पार्ट के इक्वल है और जो ओ डी पार्ट है वो आपके ओ बी पार्ट के इक्वल है। तो देखिए सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट भी कहां पे करते हैं? राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ पे राइट एंगल्स पे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो राइट एंगल में बाइसेक्ट करने का दैट मीन्स आपके पास में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड ओ बी is equal to OD is equal to half of BD। ये इक्वेशन नंबर 1 रिलेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 रिलेशन। एंड एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल का मतलब। अब सिंपल सी बात है कि अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है और अब आपको इनके स्क्वायर्स का सम चाहिए तो आपके पास ये 4 ट्रायंगल्स पेयर बन रहे हैं। इन सभी के अंदर क्या अप्लाई कर देते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल है। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल
ए ओ बी, ट्राइंगल एओबी में एंगल एओबी कितना है? ट्राइंगल एओबी में एंगल एओबी 90 है, तो एंगल एओबी अगर 90 है तो पाइथागोरस से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बाय विच प्रॉपर्टी? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के प्रॉपर्टी से ए बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर तो सेम है, अपने को डायगोनल्स बाइसेक्टर में प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, डायगोनल्स में प्रॉपर्टी चाहिए। तो ओ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर, ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, बी सी नहीं होगा बी डी होगा बेटा, ओ बी इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो यहाँ पे ओ बी की जगह आ गया हाफ ऑफ बी डी का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और हाफ ऑफ बी डी में बी डी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर पॉइंट? 4 यहां से एलसीएम समझ लो या कुछ भी समझ लो, कॉमन आके इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो जो रिलेशन आपके पास में बन रहा है पहले वाले एक्सप्रेशन को लेके वो आपका ये बनेगा, 4 इधर एलसीएम कॉमन इधर चला गया, सो व्हाट वी हैव 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। आपने रिलेशन जो अप्लाई किया वो ab स्क्वायर को oa और ob के टर्म्स में, oa हाफ ऑफ ac, ob हाफ ऑफ bd स्क्वायर करके 4 एलसीएम जो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये रिजल्ट आ गया 4ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अच्छा, जिस तरीके से ab स्क्वायर में रिजल्ट बना है उसी सिमिलर तरीके से अगर आप यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें तो पूरा नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? 4bc स्क्वायर, 4bc स्क्वायर भी क्या होगा? ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। कैसे हुआ? यहाँ पे भी जब ये पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी ओसी आएगा, ओबी आएगा, ओसी हाफ ऑफ एसी है, ओबी हाफ ऑफ बीडी है, तो वही कंडीशन बनेगा। फिर 4cd स्क्वायर, 4cd स्क्वायर इज इक्वल टू सेम कंडीशन है फिर से बेटा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरीके से AOD के अंदर 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। अब जो फाइनल रिजल्ट आपको चाहिए उसमें क्लियर आपसे क्या रखा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स। सो इसका मतलब यही हुआ एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सॉरी 1 2 3 नहीं है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। अगर इन सभी इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस में तो सबके साथ 4ab स्क्वायर, 4bc स्क्वायर, 4cd स्क्वायर और 4ad स्क्वायर। तो एक काम कर रहा हूं, एलएचएस में सबसे 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। एलएचएस में सबके साथ आपने 4 लिख दिया, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वल टू में देखिए क्या कंडीशन है, ac स्क्वायर, ac स्क्वायर, ac स्क्वायर, और यहाँ पे फिर गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ पे OA में नहीं आएगा बेटा, रिलेशन तो उसी में आएगा ना, AC स्क्वायर, और उसी में आएगा किसमें? BD स्क्वायर। गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक अपनी खुद को पहचान में आनी चाहिए, तभी मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। मिस्टेक तो हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलत करके भी उसको कंटिन्यू लिख दे वो गलत बात है, करेक्ट करना भी आना चाहिए वापस से। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज में 4 कॉमन आ गया, इधर चारों में AC स्क्वायर है, चारों में BD स्क्वायर है, तो इतना तो आपको भी पता चल गया कि यहाँ से भी सर 4 क्या आ जाएगा? कॉमन, क्योंकि 4 टाइम्स ही AC स्क्वायर है और 4 टाइम्स ही BD स्क्वायर है। तो फाइनली दोनों तरफ 4 से 4 जब कट हुआ तब आपका रिजल्ट जो है वो क्या प्रूफ हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, and that is the result which we proved. What we proved? Sum of the squares of the sides of rhombus, sum of the squares of sides of rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. जितने भी साइड्स है उन सभी साइड्स के स्क्वायर का सम, और ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई हो पाएगा यहाँ पे
जब आपको ये प्रॉपर्टी पता होगा क्या कि रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जनरली बता देता हूं, रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल में राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं होते, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट बाइसेक्ट ईच अदर, बस उसमें राइट एंगल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स को लेके। और स्क्वायर में ये तीनों प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इज इट क्लियर? तो देखिए, आपने आपको ये तो पता चल गया कि आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पाइथागोरस और कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस। अब कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस में तो इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो आपके पाइथागोरस पे ही बनते हैं, उसी प्रॉपर्टी पे। अभी तो सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे के क्लासेस में प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करते हुए क्वेश्चंस को प्रूफ कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट लिखिए, एन एरोप्लेन leaves an airport, an aeroplane leaves an airport and fly due north at a speed of 1000 kilometer per hour. At the same time, another aeroplane, सेम टाइम पे ध्यान रखिएगा, टाइम ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है, एंड एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन fly due west at a speed of another airplane at the same time fly due west at a speed of 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में है 1000 किलोमीटर पर आवर से, और उसी टाइम से एरोप्लेन जो दूसरा है वो वेस्ट डायरेक्शन में एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, हाउ फार अपार्ट, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हाउ फार अपार्ट विल बी द aeroplane, how far apart will be the aeroplane after 1.5 hours। तो एक नॉर्थ डायरेक्शन में एक वेस्ट डायरेक्शन में है, और क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों सेम टाइम पे एरोप्लेन को, मतलब एयरपोर्ट को लीव कर रहे हैं, 1.5 आवर्स के बाद में उनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन वाइज अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आराम से आप पहचान पाएंगे। डायरेक्शंस में आपको पता है, डायरेक्शंस के बीच में एंगल्स राइट एंगल होता है। कौन से डायरेक्शन में? ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शंस का नॉलेज बेसिक इस तरीके से होना चाहिए, अपवर्ड जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होता है और लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन होता है वो आपका वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है कि दोनों सेम टाइम पे एयरपोर्ट को लीव कर रहे हैं, तो डायरेक्शंस जो है वो डेफिनेटली एक दूसरे पर राइट एंगल पे रिप्रेजेंट होंगे। So let the point O be the airport. One aeroplane leaves in the direction of the north and another one leaves in the direction of the west. ठीक है? अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग स्पीड है। यहाँ पे जो इसी स्पीड से जा रहा है उसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर और ट्रेवलिंग टाइम है 1.5 आवर्स का। यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में एरोप्लेन जा रहा है उसका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर और ये भी ट्रेवल करेगा 1.5 आवर। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का अलग अलग स्पीड है, दोनों का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आपको मालूम है, तो दोनों का स्पीड मालूम है, दोनों का अगर टाइम ड्यूरेशन मालूम है तो डेफिनेटली आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो? तो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको सबसे पहले ये निकालना होगा क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय
distance covered by aeroplane in north direction is, नॉर्थ डायरेक्शन में जो एरोप्लेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस जो है वो डायग्राम में ओ ए से रिप्रेजेंट होगा और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस d इज इक्वल टू एस इंटू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो ओ ए जो है वो आपका 500 हो गया। सो 2 से 1500 टाइम कट होगा, 5 3 जा 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज 1500 किलोमीटर। और उसी तरीके से डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन in वेस्ट डायरेक्शन में कितना होगा, OB इज इक्वल टू 1200 स्पीड से अगर 3.5 आवर तक ट्रेवल करेंगे तो 2 से 1200 600 टाइम, सो व्हाट इज द OB वैल्यू 1800 किलोमीटर। अब वही है कि ये क्वेश्चंस पाइथागोरस थ्योरम में क्यों पूछे जाते हैं, तो पूछे जाएंगे बेटा क्योंकि दोनों एयरपोर्ट है वो सेम टाइम पे एयरपोर्ट को लीव कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के इस तरीके से डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो डायरेक्शंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। डिस्टेंसेस आपने निकाल लिए, ये जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है OA ये कवर हो रहा है 1500 किलोमीटर और ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हो रहा है 1800 किलोमीटर। तो 1.5 आवर के बाद में ये एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में A पॉइंट पे है सपोज दैट और ये B पॉइंट पे है, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स निकालना है। सो व्हाट वी विल कैलकुलेट, पहले अपने ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB में एंगल AOB जो है वो आपका 90 डिग्री है। अगर एंगल AOB आपका 90 है तो आप पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे बताइए, व्हाट वी विल राइट, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाय विच प्रॉपर्टी। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले भी जनरल किए हैं लेकिन फिर भी यार एक बार प्रैक्टिस के लिए जरूरी है ताकि आपको आइडिया लगे कि पाइथागोरस पे क्वेश्चंस बनते कैसे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA आपने कैलकुलेट किया 1500 का स्क्वायर और OB आपने कैलकुलेट किया 1800 का स्क्वायर। पहले तो इनका स्क्वायर सॉल्व करना होगा, 15 का स्क्वायर आपको मेरे को सबको पता है दैट इज 225, तो 1500 में 225, then at the last 40 will be there, 18 square 324, again 40 will be there. So at the final step AB square is equal to, in the addition 40 will be same, 5 plus 4 9, 2 plus 2 4 and 3 plus 2 5, 549 0000। क्लियर, तो लास्ट स्टेप ये रहेगा बेटा, स्क्वायर हटा के रूट लगा दोगे, तो रूट लगाओगे तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 549000। अब बात यह है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 549 का तो प्राइम फैक्टरेशन करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखिएगा 549 इंटू 10,000 सेपरेट कर लिया क्योंकि 10,000 का तो रूट कितना हो जाएगा बाहर 100 हो जाएगा। 549 का अपने को प्राइम फैक्टर करके देखना पड़ेगा कि क्या ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है लेकिन 549 का प्राइम फैक्टर जरूर करना है। तो 545 के प्राइम फैक्टर में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 8 3 जा 24 और फिर वापस है 3 3 जा 3, फिर 3 से करेंगे 61। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि 3 का पेयर बनेगा और 61 का पेयर नहीं बनेगा, तो जिस 3 का पेयर बनेगा वो तो रूट से बाहर आएगा, तो जिस 3 का पेयर बनेगा वो रूट से बाहर, 10,000 का रूट कैलकुलेट हो गया 100 और रूट में 61। वापस सुन लीजिएगा, 549 में है 3 इंटू 3 इंटू 61, 3 और 3 का पेयर बन गया, 10,000 का 100 हो गया, रूट 61। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, AB इक्वल टू 300 रूट 61 kilometer. So at last you can write the distance between the two planes after 1.5 hours
That the statement distance between the two planes after the 1.5 hour is 300 root 61 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये आपके जनरल क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रॉपर्टीज पे, कि पाइथागोरस पे कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और उसके बाद अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे क्वेश्चंस के प्रूफ कैसे किए जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टीज, राइट एंगल ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी, इन सबको यूज करते हुए। तो पाइथागोरस को खुद को प्रूफ करने के लिए सिमिलरिटी यूज करते हैं, लेकिन बाकी किसी रिजल्ट को जब स्क्वायर्स में प्रूफ करना होता है तो वहां पे सिमिलरिटी नहीं यूज करते, वहां पे डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, उन ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन सॉल्व होता है। ठीक है, राइट वन मोर क्वेश्चंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द पाइथागोरस, कि किस तरीके से पाइथागोरस के और क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, two poles of height 6 meter and 11 meter, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on the plane ground. 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on the plane ground if the distance between their feet of the poles is 12 मीटर। दोनों पोल्स के फिट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर है। find the distance between, ये between होता है, ध्यान रखिएगा, find the distance between their tops। दोनों पोल्स के टॉप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दोनों पोल्स के फिट के बीच में डिस्टेंस आपको 12 मीटर दे रखा है, और दोनों पोल्स का हाइट आपको दे रखा है 6 मीटर एंड 11 मीटर। सो फर्स्ट दिस इज अ प्लेन ग्राउंड, ये सेम आपके उसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस की तरह डायग्राम बनेगा, बस डिफरेंस ये है कि वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है और यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस से कैलकुलेट हो जाएगा। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर, सो लेट कंसीडर द फर्स्ट पोल ऑन दिस प्लेन ग्राउंड। आपने उसको कोई भी नेम से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज द AB ऑफ 6 मीटर। AB पोल है वो आपका हाइट 6 मीटर है। ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर पोल, दूसरे साइड में दूसरा पोल है CD, दैट इज ऑफ हाइट 11 मीटर। एक तरफ पोल 6 मीटर हाइट का है, दूसरी तरफ पोल 11 मीटर हाइट का है। The distance between their feet is 12 meter. So all we know that from the basics property of the poles that both poles stand vertically on the ground. Stands on the ground का मतलब these two poles are the vertical to the ground. Now what we have to calculate? We have to calculate the distance between their tops. आपको इन दोनों के टॉप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो टॉप के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि ये प्लेन ग्राउंड है, तो यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, एंड दैट इज, ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये इस लाइन के क्या होना चाहिए, पैरेलल, और ये अगर इस लाइन के पैरेलल होगा तो ये एंगल वापस कितना बनेगा, 90। तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिख लिया वो आप देख लो। ये फिगर ड्रॉ करने के बाद में EB बी द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर, CD बी द पोल ऑफ द हाइट 11 मीटर, ये लिखना है। द डिस्टेंस बिटवीन द फिट BD इज इक्वल टू 12 मीटर। इसके बाद में ड्रॉ AE पैरेलल टू BD, AE पैरेलल टू BD ड्रॉ करेंगे, सो देयरफॉर एंगल EEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, पैरेलल लाइन से तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बनेगा, तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू BD इक्वल टू 12 मीटर। इसके लिए कोई रीजन थोड़ी देना होता है। दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में अगर दो पैरेलल लाइंस है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बिटवीन अगर टू पैरेलल लाइंस है तो उनका लेंथ इक्वल होगा, कंफर्म सी बात है। तो AE इज इक्वल टू BD इक्वल टू 12 मीटर। और या फिर ये कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस,
दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 12 हो गया, और ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 6 मीटर। तो E से लेकर जो D तक का वैल्यू है ना वो इसके इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो अगर ये 6 मीटर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, देन CE इज इक्वल टू हाउ टू राइट इट, CD माइनस ED। वो तो दिख ही रहा है कि 11 माइनस 6, CE का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर। अब बताइए राइट एंगल ई पे अगर बन रहा है और आपको दोनों पोल्स के बीच में टॉप्स की डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल में जब राइट एंगल होता है तो हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। जो आपको पता तो है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट में लिख देता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC आपको कैलकुलेट करना है, AE आपने कितना निकाला है, AE आपका 12 का स्क्वायर, EC आपका है 5 का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो करना कैसे है, तो उसके लिए पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 169, देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट 169, AC इज इक्वल टू 13 meter. So what is the distance between their tops? The distance between their tops is 13 meter. At last आपको क्या लिखना होगा, has the distance between their tops. The distance between their tops is 13 meter. तो पहले आपको समझ में आ गया, पहले तो आपको लैंग्वेज में AB be the pole, CD be the pole, distance between the ये लिख के फिर ये आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एंगल राइट एंगल बताना है, इसके बाद ये सारी वैल्यूज लिख के और फिर आपको Pythagoras theorem का यूज करना। Okay students, so these are some basic questions of the calculation of the Pythagoras and the converse of Pythagoras. The next class we will continue with this topic and we will discuss that how to prove the different types of the expressions related to the Pythagoras property. Till then, take care. Thank you students.